तो नेक्स्ट है छेद्य रोग प्रतिषेध्य अध्याय। छेद्य रोग अर्म सबसे जरूरी रोगों में से एक है। बहुत ध्यान से देखना सवाल क्योंकि आते हैं इसके ऊपर कि स्निग्ध भोजन करा के या फिर स्नेहपान करा दो, कुल मिला के स्नेहन कराना है। लावणिक चूर्ण से अंजन करके नेत्र को संरोषित यानी शुभित करें। इसका मतलब ये है कि वो अर्म जो है ना, कि वो जो लगा हुआ अटैचमेंट जो है उसकी आंखों पे तो थोड़ा लूज पड़ जाए, तो उसके लिए लावणिक चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। इस पे सवाल आ चुका है, ध्यान रखना। लवण का चूर्ण, लावणिक चूर्ण ऐसा। फिर स्वेदन करना है, परिघट्टन करना है, मतलब उसको थोड़ा सा हिलाना है, जैसे फिंगर से ही मान लो या किसी दंड इत्यादि से, जैसे फिमलापन हमने एक प्रोसेस देखी थी, तो वैसे करना है, थोड़ा सा उसको लूज हो जाए वो एडिशन जो भी है। मुचुंडी अथवा सूची से अर्म को पकड़कर ऊपर उठाएं, यानी फाइनली पहले हमने एक स्नेहन कराया, अंजन लगाया जो मेन बात है, उसके बाद उसको थोड़ा लूज कर लिया परिघटन करके। ठीक। अब उसको पकड़ के ऊपर उठाना है, उठा के काट दो उसको। जरूरी बात क्या है वो सुन लो कि जो काटते हैं अर्म को, वो पूरा नहीं काटा जाता, 1/4 भाग उसका लगा रहने देता है। यानी काटते कितना है, 3 हिस्से काट लेते हैं 4 में से, तो 3/4 भाग काट लिया, 1/4 भाग लगा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कह रहे हैं कई बार ज्यादा इसको काटने की कोशिश में ये हो जाता है कि आप साइनस बना देते हो ज्यादा काट के। वो कह रहे हैं इससे ज्यादा क्यों नहीं छोड़ते, कि ज्यादा इसलिए नहीं छोड़ते कि भाई दोबारा से बढ़ जाएगा फिर, कम काटा आपने तो इतना रखते हैं कम से कम कि टाइम लगे उसको बढ़ने में, एटलीस्ट अगर बढ़े भी तो। अब हुआ कि भाई कुछ रह गया बचा हुआ हिस्सा, उसको क्या करें, ऐसे ही छोड़ना है कि नहीं? उसके लिए अंजन है, लेख्य अंजन। उसका यूज करते रहो, धीरे धीरे वो उसको कम करता रहेगा, लेखन होता रहेगा उसके डेली डेली यूजेस में, तो वो कम होता जाएगा। क्लियर? तो अब देख लो एक बार। तो अर्म छेदन कैसे करना है? तो स्निग्ध भोजन या स्नेहपान कराना है, लावड़िक चूर्ण से अंजन कराना है, नेत्र को संरोषित कर दिया, स्वेदन परिघट्टन करना है, मुचुंडी अथवा सूची से अर्म को पकड़कर ऊपर उठाएं, नेत्र गोलक से शिथिल अर्म को 3 बडिश से पकड़कर ऊंचा उठाकर तीक्ष्ण मंडाग्र शस्त्र से 3/4 भाग का छेदन कर दें, 1/4 भाग शेष रहने दें। ज्यादा काटने में करीनक संधि के वध होने का भय होता है, जिससे अश्रुश्रुति और नेत्र नाड़ी होने का भय है, तथा हीन छेदन करने पर अवशिष्ट अर्म पुनः शीघ्र बढ़ जाता है। शेष अर्म की चिकित्सा तो लेख्यांजन है। जो अर्म छोटा हो, दही के समान श्वेत नील रक्त धूसर तनु हो, उसकी चिकित्सा शुक्र के समान करते हैं। 3 दिन के बाद बंधन खोल के स्वेदन, शोधन, रोपण चिकित्सा ये सब की जाती है। तो 3 दिन बता दिया आपको, नंबर कहीं भी पूछे तो। सिराजाल, सिराज पिड़का। अच्छा, अगला रोग आ गया। तो कुल मिला के आपको इतना ही याद रखना है अर्म के अंदर कि लावड़िक चूड़कंजन, परिघट्टन, 1/4 भाग छोड़ देंगे, बाकी काट देना है, इस बचे भाग के लिए लेख्य अंजन का प्रयोग। क्लियर? इतना ही याद रखना है बस, आगे चलते हैं। अच्छा, वो कि ज्यादा काटने पे, कर्णक संधि वध होने पे तो नेत्र श्रुति और नाड़ी बन सकती है, और कम काटने पे वो शीघ्र बढ़ सकता है दोबारा से। नेक्स्ट देखोगे, सिराजाल सिराजपड़ का। बड़ी से पकड़कर मंडलाक्ष से छेदन करें, प्रतिसारण करें। छेदनीय रोगी पढ़ रहे हैं तो उसमें रटना ही नहीं है। अर्म सिराजाल सिराजपड़ का सब में शंखाद्य अंजन। अर्शोवर्तम शुष्कार्श वर्तम अर्बुद स्वेदन करना है, मंडलाक्ष से छेदन, प्रतिसारण। रक्त श्रुति बंद होने पर शलाका से दहन करना है, क्षार का प्रतिसारण करना है। पर्वणी संधि प्रदेश में स्वेदन करें, उसके बाद बड़ी से आगे के तृतीयांश भाग को पकड़कर अग्र भाग के आधे भाग को शस्त्र से काट दें। है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन कुल मिला के इसमें यह है कि पकड़ना जो है वो तृतीयांश भाग पकड़ना है, और जो हिस्सा है आगे आपके पास उसका आधा काटना है। तो इतना डिटेल में जाओगे नहीं, पूछता नहीं है इसके ऊपर, हैंड हो गया। अगेन अधिक कट जाने पर यहाँ भी अश्रु नाड़ी बन जाती है, और शेष भाग पर क्या करते हैं, सैंधव और मधु का प्रतिसारण कर रहे हैं, लेखनी चूर्णों का अंजन लगा रहे हैं। सिर्फ पढ़ लेना। पक्ष को यापे व्याधि है, सन्निपातिक व्याधि है, चतुर्विध कर्म कराते हैं, अर्श में भी कराते हैं, बात हो चुकी, बहुत जरूरी है, रटना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, ये जरूरी है। कह रहे हैं इसमें यव आकृति छेदन किया जाता है। ठीक है, यव प्रमाण में, यव की आकृति में और यव के साइज में। अश्व बाल से सीवन किया जाता है, उसका सीवन जो करना है वो अश्व बालों से करता है। सर्पी मधु लगाकर व्रण के समान चिकित्सा करता है। तो ये ध्यान रखोगे कितना छेदन और कितना। तो यव आकृति और यव प्रमाण में, यव की आकृति में शेप यव वाली, और यव के ही प्रमाण में उतना ही छेदन करना है। अशुबाल से सीवन, अशुबाल की बात यहां से नहीं आती, सवाल पूछा जाता है सुश्रुत वाला, वो भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस स्थानगत व्रण में अश्व के बालों के, अश्व की पूंछ के बाल जो है वो लेके उनकी मेनली वो वर्ती बनाई जाती है, वो लगाई जाती है। किस स्थानगत व्रण की बात है? शिरोगत व्रण से। शिरोगत व्रण, ठीक है ना, तो वो याद रखना है अपनी जगह, बाल वर्ती। नेक्स्ट है व्रण स्थिर होने पर बालों को निकाल दें, दोषयुक्त वलि पर अग्नि या क्षार का प्रतिसारण करें। नेक्स्ट इसी को ही
क्योंकि वाग्भट ने पक्षमाला कहा है इसको, तो पक्षमाला को तीन बड़े से पकड़कर छेदन करें, पथ्या फल या तोरक फल का प्रतिसारण करें। वाग्भट ने भी वही यव आकृति यव मात्र तिर्यक छेदन करना है। ठीक है, मुदग मात्र सीवन कर्म करना है, तो सीवन कर्म, तो मुदग मात्र यानी मुदग की दूरी पे। और पांचवें दिन सूत्र अपने यानी सूत्र खोल देना है, जो भी आपने ये सीवन कर्म किया है इसको खोल देना है। तो इन्होंने अलग दिन बता दिया, पांचवा दिन, लेकिन सवाल नहीं आता इस पे भी, तो कोई ऐसा रटने वाली चीज नहीं है, चाहो तो देख सकते हो। योग रत्नाकर पुष्प काशी चूर्ण को तुलसी सोरस से भावित कर ताम्र पात्र में 10 दिन रखते हैं। इसको पक्ष्म सात की चिकित्सा में यूज करते हैं। पक्ष्म के बाल गिर रहे थे ना, पक्ष्म सात रोग पड़ा था, ये जरूरी है, इसको याद रखोगे। ऐसा भी पूछ चुका है किस आचार्य ने बताया है पक्ष्म सात की चिकित्सा में, ऐसा दोनों तरह से सवाल आ चुका है, तो याद रखोगे। पुष्प काशी चूर्ण को तुलसी सोरस से भावना देनी है। ताम्र पत्र में 10 दिन तक रखते हैं, ताम्र के बर्तन में, और इसको यूज करते हैं फिर पुष्प काशी चूर्ण को। ठीक है, पक्ष्म सात की चिकित्सा में। अम्लाधिषेध शुक्ति का रोग पीछे बढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कफ और पित्त विदक दृष्टि, इनमें सिरामोक्षण नहीं कराते। अम्लाधिषेध, शुक्तिका, कफ और पित्त विदक दृष्टि, इनमें सिरामोक्षण वर्जित है। पित्त विदक दृष्टि और कफ विदक दृष्टि एक बार देख लोगे, क्योंकि एक ही पॉइंट याद रखना है। यहाँ देखो आप, त्रिव्रत घृत, ये कफ विदक दृष्टि में आया है, पित्त विदक में नहीं है, नाम पढ़ लो आप, वहां त्रिफला घृत लिखा हुआ है। तो त्रिफला घृत पित्त विदक दृष्टि में है, और त्रिव्रत घृत कफ विदक दृष्टि में है। याद रखना, इसमें गाइड में सवाल भी है आपके। बाकी और ग्रह के नाम है तिलवक, पुराण ग्रह, रसांजन, आदि अंजन, काशमर्य आदि अंजन, वो कोई काम की बात नहीं है। सेम कफ विदग्ध में है कि कफज अभिषेक नाशक चिकित्साएं करते हैं। त्रिव्रत घृत, तिलवक घृत, पुराण घृत, हरेणु आद्य अंजन, तिलवक दोनों में है, ठीक, कंफ्यूज मत होना, मैं त्रिव्रत की बात कर रहा हूँ, तिलवक दोनों में लिखा हुआ है। तो यही याद रखना है बस, त्रिव्रत घृत कहाँ आया है, कफ विदग्ध दृष्टि के अंदर आया है। चलो एक बार देख लो क्या याद रखना है इसमें। अर्म की बात तो हो गई थी। इस वाले में पश्चिम को चतुर्विध कर्म कराते हैं। यव आकृति यव प्रमाण में छेदन। 5वें दिन सूत्र अपनयन कहा वाग्भट ने। सीवन को अगर पूछ ले तो मुदक मात्र सीवन करना है, वो भी याद रख सकते हो। योग रत्नाकर ने पुष्प काशीष चूर्ण को तुलसी सोरस से भावना देके ताम्र पात्र में 10 दिन रखने के लिए कहा है, और इसकी यूज करना है इसको पक्षम सात की चिकित्सा में। अम्लाध्यूषित शुक्ति का कफ और पित्त विदक दृष्टि, सिरामोक्षण वर्जित है। पित्त विदक दृष्टि में त्रिफला घृत आया है, और कफ विदक दृष्टि में त्रिव्रत घृत आया है। आगे देखें। इन दोनों रोगों में शस्त्र शत अर्थात सिरावेद ना करें। ठीक है, कुब्जी का आद्य अंजन, पित्त कफ विदक दृष्टि नहीं याद करना। रात्रि आंध्य में श्रोतांजन आदि योग, मनाशिल आदि अंजन, गोमूत्र आदि रसक्रिया, अजमोदा आदि अंजन, गोधा यकृत अंजन, अजा यकृत अंजन, यकृत प्लीहा अंजन, ये सब आए हैं। तो मैं तो इतना याद रखता हूँ कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस वाली जो कंडीशन है, उनमें जानवरों का जो अंजन है, मतलब कि गोधा, अजा, है ना, यकृत प्लीहा, गाय का नाम है तो गोमूत्र, तो ऐसा याद रख सकते हो कि रात्रि अंत्य में जानवरों के नाम जिन अंजन में आएंगे वो यूज होता है। तो थोड़ा सा आंसर निकल जाता है कभी आ जाए तो। दिवांध्य में गुटिकांजन, कह रहे हैं वातिक अभीषण में भी यूज करते हैं इसको, कुकुड़क रोग में भी यूज करते हैं, नहीं याद करना आपको। काशी सादी रसक्रियांजन पुयालस में नहीं याद करना। 6 याप्य कांच रोगों में सिरामोक्षण कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद विरेचन और पुराण सर्पी का प्रयोग। तो याद रखो, याप्य कांच रोगों में सिरामोक्षण कराना है, ये बात याद रखोगे, ये याद रखना है। वाग्भट ने राग प्राप्त तिमिर रोग में सिरामोक्षण वर्जित किया, कि ऐसा नहीं है कि तिमिर रोग के अंदर अगर राग हो जाए, मतलब कलर आ जाए, रेडनेस हो जाए, तो आप सिरामोक्षण कराने लगो, सोच के रखते हैं वहां, मना कर रहे हैं, नहीं कराना है। तो वाग्भट ने राग प्राप्त तिमिर रोग में सिरामोक्षण निषिद्ध किया है। वातिक तिमिर, पंचांगुल तेल को मंद उष्ण दुग्ध में मिलाकर, त्रिफला चूर्ण को तेल में मिलाकर यूज करने के लिए कहा है, कोई जरूरी बात नहीं। तो इस पेज में क्या याद रखोगे कि रात्रि आंधी में कुछ जानवरों के नाम है, उनके अंजन है। याप्य रोगों में सिरामोक्षण कराना है, याप्य रोगों में सिरामोक्षण, इंपॉर्टेंट बात इतनी है। आगे चलिए। रक्तज पित्तज तिमिर, रक्त पित्तजन्य तिमिर में त्रिफला घृत में से संशोधन, त्रिफला चूर्ण को प्रचुर घृत में मिलाकर सेवन कराएं। कफज तिमिर में त्रिव्रत घृत से विरेचन, त्रिफला चूर्ण को मधु में मिलाकर प्रयोग कराना है। प्राय सभी तिमिर रोगों में लोह पात्र में रखा पुराण घृत हितकर होता है, इसको याद रखोगे। लोह पात्र में रखा पुराना घी जो है वो अच्छा है सभी तिमिर रोगों में। ठीक है, लोह पात्र में रखा पुराण घृत।
याद रखना, इसको जरूरी है। इसी प्रकार त्रिफला घृत जानते ही हो नेत्र रोगों में। मेषरंगी के फल से सिद्ध किया हुआ घृत, तो वो भी कह रहे हैं नेत्र रोगों में उपयोगी है। योग रत्नाकर ने पंचकर्म में कर्णपूरण लिखा है श्रोबस्ती की जगह, याद है आपको। शारंगधर ने कर्णपूरण 100, 500 या 1000 मात्रा तक करने को कहा। ठीक है, तो आप जानते हो 1000 मात्रा वाला जो है वो शिरो रोगों में देखा था, 500 गले के रोगों में, 100 जो है कर्ण के लोकल रोग थे उनमें देखा था हम लोगों ने। रस आदि का कर्णपूरण, ये याद रखोगे, ये जरूरी पॉइंट है कि रस आदि से कर्णपूरण करना है तो भोजन के पहले, और तेल आदि से करना है तो भास्करे अस्ते, है ना, यानी संध्या के समय। तो रस आदि से तो भोजन के पहले, और तेल आदि से कर्णपूर्ण करना है तो भास्करे अस्ते। फिर योग रत्नाकर स्वस्थ में 100 मात्रा, नहीं याद करना, मत याद करना इसको, कंफ्यूज करेगा फालतू में। कि स्वस्थ में 100 मात्रा, कर्ण शिरो रोग में 300 मात्रा। चरक ने नेत्र रोग चिकित्सा में विडालक का उल्लेख किया है, तो ऐसा नहीं है चरक में नहीं आया विडालक, तो नेत्र रोगों में आया है, तरुण नेत्र रोगों को भी लिख लो चाहो तो ऊपर, तरुण नेत्र रोगों में। ठीक है, आगे है भृत्यादिवर्ती वातिक नेत्र रोग। इजी है, मैं इसलिए याद कर लेता हूँ, अदरवाइज पूछा नहीं जाता एग्जाम में। देखो, बा से भ्रत, वा से वातिक नेत्र रोग, सुमन कोरक आदिवर्ती, पित्त रक्तज, इसको याद रखोगे, पित्तज रक्तज कंडीशन में सुमन कोरक आदिवर्ती। सैंधव कफज रोग, अमृत आदि सन्निपातिक रोगों में, कोई जरूर नहीं है जितने यहाँ नाम लिखे हैं अभी। शंख प्रबल आदिवर्ती सर्व नेत्र रोगों में, सुविरांजन आदिवर्ती सर्व नेत्र रोगों में, चूर्णांजन सर्व नेत्र रोगों में। ये देखोगे सुखावती वर्ती और दृष्टि प्रदावर्ती। दृष्टि प्रदावर्ती में एक बात तो आपको ध्यान होगी कि ताम्र पात्र का प्रयोग होता है, ब्रह्म की दृष्टि सीधे ताम्र पर। ठीक है, वो चीज याद रखना। बाकी सुखावती वर्ती में कह रहे हैं कुक्कुटांड कपाल का प्रयोग होता है। मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही आज? नो सर। नो सर। चलो, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली 5G कनेक्ट हो जाता है ना जब कभी, ध्यान नहीं देता अगर मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है। अभी मैंने देखा जस्ट सिग्नल कम आते हैं ना, उसके 5G से कनेक्ट था। ठीक है, तो सुखावती वर्ती कुक्कुटांड कपाल इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक्सेल हुई, तो सुखावती वर्ती इतना ध्यान रखना। दृष्टि प्रदावर्ती इसके अंदर भी इस्तेमाल हुआ एक्सेल का, कुक्कुटांड कपाल, तो दोनों में याद रखोगे। बाकी दृष्टि प्रदावर्ती में अजाशीर का प्रयोग होता है और ताम्र पात्र का प्रयोग होता है, दोनों बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर। आगे कुछ और नाम है, कृष्ण सर्वस आदि रसक्रिया, धात्री आदि रसक्रिया, विपल आदि रसक्रिया, तिमिरग नंजन का यूज करते हैं। ये शारंगधर के नेत्र रोग लिखे हैं, मैं कहूंगा मत याद करना, क्योंकि जो लिखा है बाद में मैं कहूंगा कि आंसर ये नहीं लगाना है, आंसर कुछ और लगाना है, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, तो वो बात ही खत्म हो जाती है, तो क्यों ही याद करना। तो एक बार देख लो जरा पीछे से क्या याद करना है, 2 पेज पिछले। तो इस पेज में आप याद करोगे बेटा कि तिमिर रोगों में लोह पात्र में रखा पुराण घृत हितकर होता है। ठीक है, योग रत्नाकर कर्णपूरण श्रोबस्ती की जगह, रस आदि से कर्णपूरण करना है तो भोजन के पहले, तेल आदि से करना है तो भास्करे अस्ते। चरक ने भी विडालक का उल्लेख किया तरुण नेत्र रोगों में। भृत्यादिवर्ती वातिक नेत्र रोग, सुमन को रगादिवर्ती पित्त रक्त नेत्र रोगों में। सुखावतीवर्ती दृष्टि प्रदावर्ती, दोनों में कुक्कुटांड कपाल का प्रयोग हुआ है। दृष्टि प्रदावर्ती में अजाशीर और ताम्रपात्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाओगे। देखो, आप तो ये याद रख लो कि शारंगधर का कभी मान लो पूछ ले, वैसे तो कभी पूछा गया नहीं है आज तक। ठीक है, तो दृष्टि रोग पूछे उनके तो 8 लगाने हैं। यहाँ देख रहे हो मैंने 27 लिखे हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि याद ही नहीं करने आपको, चक्कर मत पड़ो। नीचे वाले देखो कि अगर शारंगधर के दृष्टि रोग पूछे तो आंसर 8 लगाना। ठीक है, फिर सर्वक्षी रोग पूछे तो आंसर 8 लगाना। तो कुल मिला के शारंगधर का पूछेगा भी तो यही पूछेगा, जो गाइड में क्वेश्चन मिले तो यही मिले हैं, दृष्टि रोग और सर्वक्षी रोग। तो 8 ही लगाने हैं आपको, इन्होंने काफी कुछ लॉजिक दिया है फिर कि ये काउंट नहीं करना, ये करना है, ऐसा करके, तो 8 ही आंसर लगाने हैं। तो शारंगधर का एक नंबर मन में याद कर लो 8, कि अगर पूछेगा कुछ तो हम 8 लगा देंगे आंसर, बस इतनी सी बात है। अगला पॉइंट काफी जरूरी है, काश्यप ने कल्प स्थान के षड अध्याय में, कल्प स्थान में दिए हैं षड अध्याय है, उसमें चक्षुष्य, पुष्पक, माता, रोचना, रसांजन, कतक, इन 6 द्रव्यों के कल्प को अक्षी रोग के लिए बताया है। इनका 4, 5 या 6 मास तक प्रयोग स्त्री दुग्ध के साथ करने को कहा है। 4, 5 या 6 मास तक स्त्री दुग्ध के साथ प्रयोग। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, किस आचार्य ने षड कल्प का उल्लेख किया, तो काश्यप ने। ये भी याद रखना। और क्या चीजें हैं, नीचे ट्रिक लिखिए याद करने के लिए, कि माता रोजाना,
कतक फल पुष्प का रस चक्षु में डालती है। तो माता रोजाना यानी रोजना कतक फल यानी कतक, इसके कतक फल के फूलों का रस मतलब पुष्पों का, पुष्प का रस यानी रसांजन चक्षु में डालती है, तो चक्षुष्य। ऐसे याद रह जाएंगे। तो 6 द्रव्यों का अक्षय रोग के लिए कल बताया गया, 4, 5 या 6 मास तक स्त्री दुग्ध के साथ सेवन। अगला जो आप योग देख पा रहे हो, अगेन बहुत बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है सवाल कि पंच भौतिक तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पंच इंद्रिय विवर्धनम। है बहुत आसान, लेकिन जो बिल्कुल आसान होता है ना, वो आंसर नहीं लगता हमेशा, क्योंकि वो होता ही नहीं। वो देखा ना एमटीवी में कि पाकिस्तान का रोडी से उसमें बैठा होता है वो, कि वो कहता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो वो तुरंत ही कह देता है एक दो सवाल गया, वो बैठा रहता है, अच्छा हो गया मेरा। उसे यकीन नहीं होता है, मतलब कि मेरा ऐसे कैसे हो गया इतना आसान। तो वो ऐसे ही होता है, कई बार आसान चीज सामने हो, लगती नहीं कि हो गई है। ठीक है, आगे देखोगे जैसे बताया होगा कि इंद्रियगत वात, तो जिस इंद्रिय में जाएगी उसका वध हो जाएगा। चरक में पढ़ाया होगा ना। तो वो क्वेश्चन जब आया था सब लोग गलती करके आए थे, क्योंकि किसी को लगा नहीं इतना आसान कैसे हो जाएगा। उसमें लिखा कि दृष्टि नाश कब होगा, कि जब दृष्टि में वायु चली जाएगी, मतलब वायु की वजह से दृष्टि नाश कब होगा। तो लोग अलग अलग चीजें लगा के आ रहे हैं कि ये तो नहीं लगाएंगे, ये तो सिंपल है, ये नहीं हो सकता। और वही आंसर था। देखो चलो आगे। तो सारांजन लिखा है बलास ग्रथित सावरण शुक्र में, वो नहीं पूछा जाता। यहाँ देखोगे अगेन काश्यप का स्टेटमेंट है, यथा वक्त्रम तथा वृत्तम, यथा चक्षुष्य तथा मनम, यथा स्वरस्य तथा सारम, यथा रूपम तथा गुणम। कि जैसा वक्त्र है वैसे ही आपकी वृत्ति है, मतलब आपके मुख जैसी। यथा चक्षुष्य तथा मनम, जैसे नेत्र है आपके वैसे आपका मन है। यथा स्वर तथा सार, है ना, आपके स्वर जैसा आपका सार है। यथा रूपम तथा गुणम, जैसे आपके रूप है वैसे आपके गुण है। आगे चलिए, रट लेना इसको, बिल्कुल काश्यप का श्लोक है और ये पता होना चाहिए एक बात। अगेन ये भी क्वेश्चन है कि एक तो ये कि ये कल्प किसने बताया, षडकल्प तो काश्यप ने। और इसमें भी सवाल आ चुका है कि चक्षुष्य वर्ग का उल्लेख किसने किया है, तो चक्रदत्त ने किया है। चक्षुष्य वर्ग मतलब चक्रपाणी। त्रिफला, घृत, मधु, यव, पाद अभ्यंग, ये तो जानते ही हो किस सिरा का संबंध नेत्रों के साथ है, किस स्थान का सिरा का, तो पैरों में जाने वाली सिरा है ना। शतावरी और मुदल। 1 मिनट। हाँ तो आगे देखोगे,
तो मैं बता रहा था चक्रधर जो है उन्होंने चक्षुष्य वर्ग का उल्लेख किया। नाम इसके बहुत जरूरी नहीं है, आप रटना चाहो तो रटो, वरना ऐसा कोई मस्ट नहीं है। तो त्रिफला, घृत, मधु, यव, पादभ्यंग, शतावरी और मुदग। ठीक है, तो देख लेना। भैषज रत्नावली ने षडंकवाद गुगलू, षडंग गुगलू घृत, कोकिलावर्ती ये सब बताए, अगेन जरूरी नहीं है। नेत्र रोगों की आम अवस्था में अंजन, पूर्ण तथा क्वाथ पान हितकर नहीं होता। तो ये चीजें हितकर नहीं है, यानी आम अवस्था में नहीं करनी, शुरुआत में नहीं करनी मतलब। तो ये ध्यान रखना, इसमें सवाल आया हुआ है। अंजन नहीं करते शुरुआत में, मना कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण भी नहीं करेंगे, obvious सी बात है, तेल वगैरह डाइजेस्ट होते हैं ना कहीं हम लोग, चाहे भले ही बाहर उनको लगाते हैं, लेकिन हमारी भ्राजक पित्त के थ्रू डाइजेस्ट होता है। तो वो भी नहीं करना है। इसी तरह कह रहे हैं क्वाथ इत्यादि नहीं यूज करने हैं। नेत्र रोगों की परिपक्व अवस्था में वर्तम निर्मल होती है, शोथ और अशुस्राव नहीं होता, वेदना बंद हो जाती है, कंडू होती है। तो ये पहचान बता रहे हैं कि जब दोष पच जाते हैं तब क्या चीजें होती हैं, कैसे पहचानोगे, तो तब करानी है ये चीजें। शंख आद्य अंजन पिच्चिट रोग में मधु के साथ, नेत्र अर्बुद रोग में दही के पानी से पीसकर अंजन लगाते हैं, ये देख सकते हो। नेत्र अर्बुद हुआ है तो दही के पानी से अंजन लगाना है। शारंगधर दंतवर्ती का प्रयोग शुक्ल रोगों में बताया, इसलिए जरूरी है कि नाम है दंतवर्ती, कहीं सोचने लगोगे दांतों के लिए यूज होती होगी, है ना, तो नेत्र रोगों में यूज हो रही है, शुक्ल रोग में दंतवर्ती। हरिद्रादिवर्ती तिमिर रोग में, चंद्रोदयवर्ती शारंगधर ने दी है, कोई खास नहीं। चंद्र प्रभावर्ती देख लो चाहो तो, इसमें अजाशीर की भावना है, ये भी नेत्र रोगों में यूज होती है, चंद्र प्रभावर्ती, अजाशीर की भावना है। लोह आदि गुग्गुल योग रत्नाकर ने दिया, इसमें लोह है, मुलेठी, त्रिफला, पिपली और गुगलू इन सबके बराबर है। ये शायद कहीं गाइड वाइड में क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप कि गुगलू मेन कंटेंट है। लोहा आदि गुगलू का क्या क्या द्रव्य है, इसमें चार ही चीजें हैं, क्योंकि इसके अलावा लोहो है, वो तो याद ही हो जाएगा, गुगलू लास्ट में लिखा हुआ है। बाकी मुलेठी, त्रिफला और पिपली, ये तीन और एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो याद कर सकते हो चाहो तो। सप्तामृत लोह, इसके कंटेंट आपको याद होने चाहिए, देखो वही चीजें हैं इसमें भी लगभग। लोह है, त्रिफला है और मुलेठी है ना, तो लोह यहाँ भी था, त्रिफला भी था, मुलेठी भी थी। और मधु सर्पी के साथ संध्या के समय पथ्य आहार विहार के बिना, यानी कोई इसमें रूल नहीं है कि ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, तो सात चीजें हैं सप्तामृत लोह। लोह हो गया, त्रिफला हो गया, तीन द्रव्य ये हो गए, एक मुलेठी, पांच। साथ में लेना है मधु सर्पी का। तो ये सात चीजें हैं, इसको कोशिश करना कि याद कर लो, क्योंकि योग में नाम आया है सप्तामृत लोह। कोई रूल नहीं है पथ्याहार विहार के। आगे चलिए। नेत्र रोग के साथ साथ दंत, कर्ण, कंठ के ऊर्ध्व भाग के रोग और पालित्य, इन सबको नष्ट करता है सप्तामृत लोह, तो याद रखोगे। आगे देखिए। योग रत्नाकर शशिकलावर्ती तिमिर और पिल रोग में यूज करते हैं। नयन अमृतांजन कह रहे हैं, कुष्मिकावर्ती है, कोई जरूरी नहीं। ये याद रखोगे। मरीचादि लेप अर्म रोग में, याद करने के लिए वही ट्रिक है कि जैसे लवण से हम लोगों ने मान लो उसको थोड़ा सा इरिटेट किया था हमने अर्म को, उसी तरह कह लो कि मरीच है मतलब, तो याद करने के लिए मरीच थोड़ा सा इरिटेट कर देगी। तो मरीचादि लेप ये भी अर्म रोग में यूज होता है। चलो एक बार देख लेते हैं अगेन। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है, बल्कि ये पेज से देखना है हमें। ठीक है, तो शारंगधर के नेत्र रोगों से हमें देखना था। तो शारंगधर के मैंने कहा कि दृष्टिगत पूछेगा या सर्वक्षी रोग पूछेगा, तो आठ आंसर लगाना है, बात खत्म। काश्यप ने षटकल्प अध्याय का उल्लेख किया। ट्रिक थी हमारी कि माता रोजाना कतक फल का पुष्प, कतक फल पुष्प का रस चक्षु में डालती है। ठीक है, 4 5 6 मास स्त्री दुग्ध के साथ यूज करने की बात है। पंच भौतिक तेल पंच इंद्रिय विवर्धनम, यथा वक्त्रम तथा वृत्तम, यथा चक्षुष्य तथा मनम, यथा स्वरस्य तथा सारम, यथा रूपम तथा गुणम। बेटा जो लोग पहले पढ़ चुके हैं फाइनल करते चलना, मैंने पहले भी कहा है। अब रिव्यू, अब ये मान लेना कि चालाक्य हम नहीं पढ़ेंगे आगे, है ना, तो फाइनल करते चलना। जिसका थोड़ा वीक भी हो वो भी फाइनल करते चलना। अब इतना टाइम नहीं है, अब देख के वापस चालाक्य देखोगे, टेबल जरूर देखते रहना बार बार, टेबल से रह जाएंगी, उनको देखते रहना, 2 3 बार रीडिंग लगा लेना। बाकी नहीं पढ़ना है बाकी इसको बार बार, ठीक है। चक्रदत्त चक्षुष्य वर्ग दिया, तो त्रिफला, घृत, मधु, यव, पादभ्यंग, शतावरी और मोदक, ये चीजें हैं। चक्षुष्य वर्ग चक्रदत्त का है। कल्प वाली बात वो काश्यप की है। नेत्रों की आम अवस्था में अंजन, पूर्ण इत्यादि नहीं करते, अंजन स्पेशली याद रखोगे। नेत्र अर्बुद रोग में दही के पानी से पीसकर अंजन। शारंगधर दंतवर्ती का प्रयोग शुक्ल रोगों में किया, नेत्र के शुक्ल रोग। चंद्र प्रभावर्ती अजाशीर की भावना है, अजाशीर की भावना। लोहादि गुगलू योग रत्नाकर ने दिया, गुगलू मेन कंटेंट है, बाकी आप देख लेना। सप्तामृत लोह जरूर याद रखना है।
लोह त्रिफला मुलेठी इसके द्रव्य है। लोह त्रिफला और मुलेठी मधु सर्पी के साथ संध्या के समय लेना है, पथ्य आहार विहार के बिना। तो ऐसा नहीं है सिर्फ नेत्र रोगों में उपयोगी है, ये भी देख सकते हो कि कर्ण, कंठ, ऊपरी भाग के रोग, पालित सब में लाभकर है। योग रत्नाकर ने एक मरीच आदि लेप दिया है अर्म रोग के अंदर, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है कर्णगत रोग। तो आज मैं आपको कर्ण की जो स्टार्टिंग है वो पढ़ा दूंगा एटलीस्ट, कि कल जब हम पढ़ने इसको बैठे, चैप्टर 20 यहाँ से शुरू करेंगे कल हम, तो हमारा बेस क्लियर होगा इसका पढ़ने से पहले, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे, 2-3 पेज है, देखते हैं चलो। तो कर्णगत रोगों की संख्या चरक की 4 है, वाग्भट की 25, चरक 4, वाग्भट 25, शारंधर 18। पीछे टेबल से याद किए होंगे, आपको याद होगा नंबर ये, तो इसमें मैं फोकस नहीं करूंगा अभी। बाकी सबके 28 है। चक्रपाणी और कराल के नेत्र रोग 96 है। चक्रपाणी और कराल के नेत्र रोग 96, विदेह के नेत्र रोग 76, और सात्यायिक के नेत्र रोग 80। ठीक है, तो देख लेना अभी ये चीज भी। नेत्रों के, खैर अभी तो कर्ण रोग की बात चल रही है, पीछे पढ़ा चुके होंगे ये बात भी। 28 कर्ण रोग जो है वो कैसे होते हैं, सुश्रुत के, अब देखते हैं। तो कह रहे हैं दो प्रकार की कर्ण विद्रथी, दोषज और शतज। याद रखना, कर्ण विद्रथी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, दोषज और शतज। अर्श 4 तरह के, शोफ 4 तरह के, कर्ण अर्बुद 7 तरह के। तो कर्ण रोग 28, कर्ण विद्रथी 2 प्रकार की, दोषज और शतज, कर्ण अर्श 4, कर्ण शोफ 4, कर्ण अर्बुद 7। इसके अलावा और कुछ रोगों के नाम है, बस रीडिंग लगा लो तेजी से। कर्णशूल, कर्णनाद, कर्ण बाधिर, कर्ण श्वेत, कर्ण श्राव, कर्ण कंडू, कर्ण वर्च, कृमिकर्ण, कर्ण प्रतिनाह, कर्णपाक और पूतिकर्ण। ठीक है, तो 4 ओफ, ओफ कह रहा हूँ, 4 अर्श, 4 शोफ और 7 कर्णार्बुद। इसके अलावा 2 कर्ण विद्रथी। ये नंबर जरूर याद रखोगे, ये जरूरी है। अर्बुद सबसे ज्यादा है 7, अर्श और शोफ 4-4 है, और विद्रथी 2 है। नेक्स्ट देखो, चरक के 4 ही है, वीपी के एस। ठीक है, वाग्भट के 25 है कर्ण रोग। कह रहे 25 कैसे होता है, तो इन्होंने जितनों के भी हमने भेद याद किया ना, कि विद्रथी 2 है, शोफ अर्श 4-4 है, अर्बुद 7 है, तो वो सब एक एक कर दिया, यानी भेद नहीं माने उनके। तो एक बात तो ये होगी, ये याद रखनी है आपको। ठीक, बाकी कुछ और रोग के नाम है, अगेन रीडिंग लगा लो। कर्णनाद, कर्ण बाधिर, कर्ण कंडू, पुतिकर्ण, कृमिकर्ण, कुचिकर्णक। यहाँ देख पा रहे हो, कुचिकर्णक, कर्ण पिपली, विदारिका, ये कुछ अलग रोग हैं इनके। तो इनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तंत्रिका है एक रोग, और आगे और। इनको देखते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में क्या कह रहे हैं। कुचिकर्णक रोग, हिंदी देखो, कि वायु के कारण गर्भावस्था में ही शस्कुली के संकुचित हो जाने से कुचिकर्णक रोग होता है। तो कहने का मतलब है प्रेगनेंसी के टाइम में ये डिजीज हो जाती है बच्चे को। ठीक है, तो गर्भे अनिलात संकुचिता शस्कुली कुचिकर्णा। तो कुचिकर्णा क्या है, पता नहीं आप लोगों ने शब्द सुना है नहीं सुना है। हमारी साइड में एक शब्द होता है, कहते हैं कि इसमें कूचा दे दिया, मतलब खराब कर दी। गुस्से में लोग बोल देते हैं कई बार, ये चीज इसने खराब कर दी। अब नहीं सुना आपने, कोई बात नहीं, जो लोग इधर के होंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो रिलेट कर पाएंगे। यस ठीक सर, सुना है। है ना, हाँ, तो ये डांटने वाटने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो उससे देख सकते हो कि मतलब खराब करती है, मतलब चीज है ही नहीं। तो गर्भ में ही, वायु के कारण गर्भावस्था में ही शस्कुली के संकुचित होने से कुचिकर्णक रोग हो जाता है। कुल मिला के प्रेगनेंसी के टाइम की कंडीशन है, वायु की वजह से होती है, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कर्ण पिपली। तो पिपली सबने देखी होगी, पिपली के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे दाने दाने से होता है। पिपली को देखोगे तो कभी, है ना। तो गर्भावस्था में ही उत्पन्न एक या अनेक वेदना रहित मांस अंकुर, जैसे पिपली के ऊपर होता है, छोटे छोटे से अंकुर से लगे होते हैं पूरी पिपली के ऊपर, उस तरह ही समझ सकते हो कर्ण पिपली। ठीक, अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, वेदना नहीं होती है, बात ध्यान रखना, वेदना रहित है। अगेन गर्भावस्था की कंडीशन है, तो कूची कर्णक हो चाहे कर्ण पिपली हो, तो ये गर्भ से ही होने वाली व्याधियां हैं। नेक्स्ट है विदारिका। तो सन्निपाती कंडीशन है, इसमें त्वचा के समान वर्ण का वेदना युक्त और निश्चल शोथ होता है। इसकी उपेक्षा करने से पाक होने पर कटु तेल निभम श्राव होता है। तो याद क्या रखोगे, विदारिका सन्निपाती कंडीशन है, कटु तेल जैसा श्राव हो रहा है, देर से भरता है, स्वस्थ होने पर शिशुकुली को अवश्य ही संकुचित कर देता है। तो मेन बात है, विदारिका सन्निपातिक है और कटु तेल जैसा श्राव हो रहा है। विदारिका सन्निपातिक और कटु तेल जैसा श्राव। आगे चलें, ये भी देख सकते हो कि त्वचा के समान वर्ण का शोथ होता है, त्वचा के समान वर्ण का, जबकि सन्निपाती कंडीशन है। नेक्स्ट है तंत्रिका। हिंदी देखो, वायु के कारण क्रश दृढ़ तंत्रिका की भांति पाली हो जाए। तो वायु चीजों को वैसे भी दृढ़ कर देती है, तो कह रहे हैं क्रश दृढ़ च तंत्रीवत पाली, वातेन तंत्रिका। तो वायु से क्रश दृढ़ पाली हो जा रही है, उस तंत्रिका रोग कहते हैं। और देखो,
इसके अलावा परिपोट, उत्पात, उन्मत्त, दुखवर्धन, लेही, कह रहे हैं ये कुछ और कंडीशन है। कर्णशूल 5 तरह के, वीपी के आरएस। कर्णशूल 5, वीपी के आरएस। ठीक है। इसके अलावा पालीशोस, कर्ण प्रतिनाह, तो ये सारे रोग चल रहे हैं अभी उनके, क्योंकि भेद तो किया नहीं वाग्भट ने, तो उनके रोग बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि तभी तो पहुंचेगी संख्या इतनी ज्यादा। तो पालीशोस, कर्ण प्रतिनाह, पालीशोस भी लिख रहे हैं, वायु से योगी समझ में आ रहा होगा। तो सिराओं में स्थित वायु पाली को सुखाकर ये रोग उत्पन्न करती है। तो जितने भी एक्स्ट्रा वाले पढ़े ना, अगर सिंपल सी बात याद रखना चाहो, वो वातिक कंडीशन है, सिर्फ विदारिका है जो सन्निपातज है, बाकी सब वात की वजह से है। इजी कर लो, ये सब वात है, विदारिका सन्निपातज, जो एक्स्ट्रा वाली चीजें पढ़ी हैं। इन 25 रोगों में, वाग्भट के जो 25 रोग हैं, कर्णपिपली, सन्निपातिक शूल, विदारिका और कुचिकर्णक, ध्यान से अगर देखोगे तो वो वाले रोग जो सुश्रुत ने ऐड किया अलग, माफ करें, वाग्भट ने ऐड किया अलग से, कि कर्णपिपली ऐड किया उन्होंने, विदारिका ऐड किया, कुचिकर्णक ऐड किया। ठीक है। तो ये सब जो है कंडीशन जो है, वो कैसी है, असाध्य है। सिर्फ एक तंत्रिका है जिसको ये आपका लिखा है, जो वाग्भट की अलग वाली कंडीशन है, मेन इंपोर्टेंट जो कंडीशन है जो हम पढ़ के आए अभी, वो सबके सब असाध्य हैं एक्सेप्ट तंत्रिका। तंत्रिका यहाँ पे है। प्लस शूल जो पढ़े 5 तरह के वीपी के आरएस, उनमें सन्निपातिक शूल वो असाध्य है, सन्निपातिक शूल। ठीक है। और बाकी सारे रोग कह रहे हैं साध्य होते हैं, बाकी सारे साध्य होते हैं। और देखिए, उत्पात रोग में जलोका से रक्तमोक्षण करा के शीतल लेप लगाने की बात आई है। जलोका से रक्तमोक्षण और शीतल लेप। दुर्वेद्य कर्णपाली, कर्णपाली ऐसी है कि उसमें वेदन नहीं कर सकते आप, कान को बढ़ाने के लिए ना कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, वेदन भी किया जाता है कई बार। कह रहे हैं ऐसी पाली है, दुर्विद्य है, तो वहां क्या करना है, लाक्षा और विडंग सिद्ध तेल का अभ्यंग करते हैं, इसको याद रखोगे। दुर्वेद्य कर्णपाली के अंदर लाक्षा और विडंग सिद्ध तेल का अभ्यंग, लाक्षा और विडंग सिद्ध तेल का अभ्यंग। कर्णनाद, सरसप तेल पूर्ण कराते हैं, कान में आवाज आ रही है, ये तो शायद आपको पढ़ा चुका हूं, कि कर्ण श्वेड और कर्णनाद दो कंडीशन है। तो कर्णनाद में जो साउंड आता है कैसा आता है, भेरी मृदंगवत, कर्कश साउंड, ऐसा हिंदी में पूछ चुका है, कर्कश। और कर्ण श्वेड के अंदर कैसा साउंड आता है, वेणु, वेणु घोषोपवन। घोष। हम्म। वेणु घोष तो उपमा। बांसुरी की सुरीली मधुर आवाज, है ना, जरूरत नहीं है डीजे विजे, लोग परेशान है, लाइट चली गई डीजे नहीं चल रहा, अपने कान में अलग सिस्टम लगा रखा है अपना पर्सनल। ठीक है। तो कर्णनाद में सरसप तेल पूर्ण करते हैं, इसको याद रखोगे, वायु है क्योंकि, तो सरसप तेल पूर्ण पूर्ण कर्णनाद के अंदर। रक्तज कर्णशूल, पित्त की तरह चिकित्सा करनी है, श्रमोक्षण कराना है, रटने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल है। बालक, वृद्ध और 1 वर्ष पुराना बाधिर किसी का अगर हो जाए, उनको असाध्य समझकर छोड़ दें, है ना। ऐसे नहीं कोई बूढ़ा पेशेंट आया 100 साल का, कह रहा है कि भाई डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही, कुछ कर दो, तो कह देना बाबा बहुत सुन लिया, सुन सुन के ही चले गए कान, है ना। तो बालक में, वृद्ध में और 1 वर्ष पुराने बाधिर में, ये समझो कि असाध्य कंडीशन है, छोड़ देना है फिर उसको ऐसे ही। ठीक, चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, सारा रिवाइज किया आज। और कोई लोड मत मानना, मैंने इसीलिए रिवाइज कराया है कि ये ना कह दो कि लास्ट क्लास में ये शिकायत आ रही थी कि सर पढ़ना भी है हमें, तो मैंने पढ़ा दिया तुमको। अब तुमको ये नहीं कहना कि पढ़ना भी है, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, एक दो रीडिंग और लगा लोगे तो काम हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो कर्ण रोग चरक के 4 हैं, वाग्भट 25, शारंगधर 18 और बाकी सबके 28। ये देख लेना नंबर, कोई खास है भी नहीं। 28 कर्ण रोगों में कर्ण विद्रथी 2 प्रकार की, दोषज क्षतज, अर्श 4, शोफ 4, कर्ण अर्बुद 7। ठीक है। वाग्भट ने ये 2 2 4 4 7 7 जो है नहीं माने, सबका एक एक ही भेद है, कुछ अलग रोग उन्होंने बता दिए। वो अलग रोग उनके कौन कौन से हैं, तो एक देख पा रहे हो, कूचीकर्णक। तो कूचीकर्णक ये प्रेगनेंसी में होने वाली कंडीशन है, वात की वजह से होने वाली है, गर्भेन्लाद संकुचिता शस्कुली, कूचीकरण। कर्णपिपली गर्भावस्था की कंडीशन है, वेदना रहित मांस अंकुर बन जाता है। ठीक है। विदारिका सन्निपाती कंडीशन है, त्वचा के समान वर्ण का शोथ हो रहा है, वेदना युक्त है लेकिन, और कटु तेल के जैसा श्राव होता है इसमें से। विदारिका में सन्निपातिक है, कटु तेल जैसा श्राव हो रहा है। तंत्रिका वायु की वजह से क्रश दृढ़ तंत्रीवत पाली हो जाती है। इसके अलावा कुछ और रोग हैं, कर्णशूल 5 तरह का, वीपी के आरएस, ये याद रखना है, वीपी के आरएस। पालीशोष अगेन वायु से होता है। 25 रोगों में तंत्रिका याप्य है, बाकी एक्स्ट्रा वाले वाग्भट के जो है वो सब असाध्य है। सन्निपातिक शूल असाध्य है, सारे नहीं, सिर्फ सन्निपातिक शूल असाध्य है। उत्पात रोग में जलोका से रक्तमोक्षण करेंगे, शीतल लेप करेंगे। दुर्विद्य कर्णपाली में लाक्षा विडंग से तेल का अभ्यंग करते हैं, लाक्षा विडंग से तेल का अभ्यंग। कर्णनाद में सरसप तेल पूरण, कर्णनाद सरसप तेल पूरण।
बालक, वृद्ध और 1 वर्ष पुराना बाधिर असाध्य समझकर छोड़ दें। ठीक है। तो आप जानते ही हो कि 26 चैप्टर तक है मेनली चाणक्य का जो वर्णन है। तो 19 चैप्टर हो चुके हैं। तो यानी कि कल हम कोशिश करेंगे कर्ण रोग और नासा रोग इनको कर लें। नहीं हो पाए तो नासा का थोड़ा बहुत पोर्शन हो सकता रह जाएगा परसों, क्योंकि परसों भी छुट्टी मिल जाएगी, ईद है। तो परसों हम ये दोनों चीजें कर लेंगे। ठीक है। तो परसों हमारा चालाक्य खत्म हो जाएगा हर हाल में। दूसरी चीज मैंने बता दी है कि जिन लोगों का रह गया है गाइड वाला पोर्शन, 35 पेज के आगे वाला, कुछ आज कर लिया हमने। कल के लिए मैं टाइम मैंने डाल दिया आपको, शायद 10 बजे का टाइम डाला है क्लास का। मुस्कान 10 का डाला है टाइम। ठीक है। यस सर। तो कल सुबह 10 बजे जो है वो लेक्चर है, जिसका छूट रहा हो वाला पोर्शन, गाइड गोविंद बारिक वाला। बाकी पेजेस अभी कुछ आज हम 53-54 पेज तक शायद पहुंच गए हैं वहाँ। तो आगे वहां कंटिन्यू करेंगे। प्लस इवनिंग का टाइम आपका डाल दिया, आपकी जो भी क्लास चल रही है शालाक्य वाली वहां हो जाएगी। ठीक है। परसों यानी मंडे के दिन तो आपका जो भी पोर्शन छूटा हुआ है, जैसे सुश्रुत निदान 16 कुछ लोग का हल्का सा छूटा हुआ है, हमारा कुछ पढ़ लिया था हमने, कुछ पोर्शन वो छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, जो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा बैच लेंगे। तो वो पोर्शन कवर करेंगे, प्लस गाइड का कुछ रह जाएगा तो वो कवर करेंगे। प्लस अम्लपित वाली एक छोटी सी पीडीएफ है 2 या 3 पेज की, उसमें अम्लपित, आमवात और वाघ भटके, वो दफ्तू, चोश, ओश, वो सब कंडीशन लिखी है, वो डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के जिन लोग का पुराने वालों में कुछ भी छूटा था वो लगभग सारे इसमें निकल जाएंगे बाहर, उन सबका सब कुछ हो जाएगा। अब बचेंगे वो लोग जिनको इस बार का एग्जाम देना है और वो लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना अपना, आपको कहाँ कवर करना है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बार बार, फिर पूछते रहते हो अलग अलग। तो जो हमारा इवनिंग बैच है, रसशास्त्र खत्म होते के साथ ही यहाँ पे रसशास्त्र जैसे ही हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आपका शुरू कर दूंगा। पहले पीडिया ले लेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है, आपको अच्छा भी लगेगा और एक पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक, कुमार भृत्य सबसे पहले वो ले लूंगा मैं, सेकंड वाला सेशन, नो बैच का। उसके बाद तुरंत ही हम ले लेंगे शारीर स्थान, सुश्रुत शारीर से शुरू करेंगे क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सुश्रुत शारीर से शुरू करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है, फिर चरक शारीर लेंगे और फिर हृदय शारीर लेंगे उसके साथ। ठीक है। सेकंड वाले सेशन के अंदर पहले वाला जैसे चल रहा था वो चलता रहेगा, निदान स्थान चल रहा है वहां पे भी, फिर विमान चलेगा, वो चलता रहेगा अपने तरीके से, फर्स्ट पार्ट जो है। ठीक है। तो ये समझ लेना, इस तरह हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका छूटा हो कोई पोर्शन कवर कर लेना। जो 5 वाला बैच है वहां सुश्रुत सूत्र खत्म हो चुका है, अगला अब जो शुरू हुआ है निदान शुरू हो रहा है, किसी का छूटा हो तो कर सकते हो, निदान के बाद वहां कल्प हो जाएगा। तो सुश्रुत जो है आपका पार्ट 1 पूरा वहां कवर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना जिसका भी छूटा हो इस तरह कवर कर लेना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखेंगे बस।